नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिलेंद्र ज्योतिषी। मैं अपने YouTube चैनल महावास्तु एंड एस्ट्रो सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समकक्ष यहां पर आज वास्तु के मूलभूत तत्वों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश, इन पंच तत्वों से जो हमारा वास्तु क्षेत्र बना हुआ होता है उसी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इन पंच तत्वों का हमारे भूमंडल पर, हमारे वास्तुमंडल पर, हमारे ग्रह पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और ये पांचों तत्व हमारे जीवन की रूपरेखा को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक तौर पे हो चाहे वो नकारात्मक तौर पे हो, किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं और इस जीवन में यह क्या प्रगतिशीलता की ओर भी आगे हमें बढ़ा सकते हैं या नकारात्मकता की ओर भी हमें ढकेल सकते हैं। इस बात की पुष्टि इन पांचों तत्वों के संतुलन पर ही जीवन में निर्भर करती है। तो आइए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ें। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये मैंने सामने कुछ चक्र से बनाए हुए हैं, जिसमें एक नीले रंग से वेवी शेप में बना हुआ एक तत्व है जिसे मैं जल तत्व के रूप में परिभाषित किया हुआ हूँ। अगला तत्व आयताकार आकृति के रूप में है जो कि वायु तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है। ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति में है जिसे लाल रंग में परिभाषित किया गया है, जिसे हम अग्नि तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। यह तीसरा तत्व हो जाता है। अगला तत्व जो सेम वर्गाकार आकृति में है, न कि आयताकार वायु तत्व है, वर्गाकार पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व को हम वर्गाकार आकृति में परिभाषित करते हैं। ये हमारे पंच तत्वों का चौथा एलिमेंट कहलाता है। सेम आगे हम चलते हैं तो ये सर्कुलर पोजीशन में जो आकृति बनी हुई है, ये हमारे भूमंडल का, हमारे वास्तुमंडल का पांचवा तत्व कहलाता है, जिसे हम स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व कहते हैं, जिसकी आकृति गोल रूप में परिभाषित की गई है। अब आप पूछेंगे, अब आप समझेंगे कि इन पांचों तत्वों का, इन पांचों प्रकार की विभिन्न आकृतियों का महत्व क्या, अर्थ क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके समझाना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देख रहे हैं आप यहाँ कि ये जो वेवी शेप में बनी हुई एक आकृति है, नीले रंग में परिभाषित, इसको हम क्या समझेंगे? जहाँ भी धारा प्रवाह कोई चीज़ बह रही हो, जहाँ किसी प्रकार की धारा हो, जहाँ किसी प्रकार का प्रवाह हो और उसका रंग नीला भी हो, तो हम उसे जल तत्व ही मान के चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि नदी, तालाब, कुएं, जलाशय, समुद्र, जीवन में कभी न कभी इंसान, मनुष्य घूमने के तौर पे या संयोगवश पहुंच ही जाता है, तो इन सारी परिस्थितियों को वाच करने के बाद अनुभूत करता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितना भी जल है वो नीले रंग या हरे रंग में ही हमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर दिखाई देता है। अब इसी जल की हम बात कर ले, अगर रात्रिकालीन अवस्था में, यदि आप रात्रिकालीन अवस्था में जल को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं यही जल नीले रंग की अपेक्षा काले रंग में अथवा ग्रे रंग की भाषा में नज़र आता है। यह हमारा जल तत्व कहलाता है। जल तत्व पहला तत्व हो गया हमारे भूमंडल में पंच तत्वों का। इसके बाद का अगला तत्व होता है वायु तत्व। वायु तत्व की मैंने रूपरेखा आपको पहले ही बता दिया कि इसकी आकृति आयताकार होती है। आयताकार मीन्स इस प्रकार से होती है, आयताकार। जहाँ भी लंबाई युक्त ली हुई आकृति कहीं भी नजर आए उसे हम वायु तत्व मानेंगे। वायु तत्व किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्व दिशा का। मैंने यहाँ आपको नहीं बता पाया कि जैसे कि ये जल तत्व था जिसका रंग नीला और जिसकी प्रवाहशील धारा प्रवाह आकृति है, यह तत्व उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक दर्शकों, आगे हम पुनः चलें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायु तत्व की आकृति आयताकार एवं लंबाकार होती है। इसे हम वायु तत्व कहते हैं। ये पूर्व दिशा को प्रभावित करती है। जल तत्व के बाद अगला तत्व वायु तत्व था। वायु तत्व से हम अगले तत्व का यदि हम विचार करें तो त्रिभुजाकार आकृति में जो हमें शेप मिलता है, जिसमें लाल रंग परिभाषित किया गया है, इसे हम अग्नि तत्व कहते हैं। जैसे कि दर्शकों, आपने भी देखा होगा कि जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है, आपने होलिका दहन तो अवश्य ही देखा होगा कि जब भी अग्नि का जो स्वरूप होता है, जब वो प्रज्वलित अवस्था में आती है तो उसका श्वेत नीचे चौड़ाई युक्त लिए हुए और ऊपर की ओर त्रिभुजाकार, मतलब इस आकृति में होता है। मतलब त्रिभुजाकार आकृति में ही हमारे जीवन में हमने अग्नि को हमेशा देखा है
कि नीचे से चौड़ाई लिए हुए होती है, ऊपर की ओर में त्रिभुजाकार आकृति में हो जाती है, मतलब अग्नि का स्वरूप ऐसा ही माना गया है। तो ये हमारे पंच तत्वों का तीसरा एलिमेंट होता है अग्नि तत्व। दर्शकों, इसके बाद हम आते हैं अगला तत्व जो होता है हमारे भूमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की आकृति को हमने वास्तु महावास्तु में वर्गाकार आकृति के रूप में स्वीकार किया है, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। ये हमारे वास्तुमंडल में, जैसे ये पूरब दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा को परिभाषित करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व हमारे भवन के भूखंड के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को परिभाषित करता है। यह हमारे वास्तुमंडल का चौथा तत्व है। इसी प्रकार क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे वास्तु क्षेत्र का पांचवा तत्व, जिसे हम सर्कुलर आकृति में हम पाते हैं, जिसे हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं, ये हमारे वास्तु का पांचवा एवं आखिरी तत्व होता है, जिसे हम आकाश तत्व भी कहते हैं। अब इसकी आकृति हमने गोल रंग में ही परिभाषित की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध आकाश से है, जो कि अनंत है। और जब भी हम आकाश की ओर गोचर करते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं, तो हम जिस भी सीमा की ओर देखें तो हमें वृत्तीय आकृति में ही हमारा आकाश परिक्षेत्र नजर आता है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष मंडल भूमंडल में पंच तत्वों की रूपरेखा आकृति के अनुसार इस रूप में हमें नजर आती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मित्रों, सर्किल ऑफ क्रिएशन। सर्किल ऑफ क्रिएशन मित्रों, सर्किल ऑफ क्रिएशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूँ कि हम जब भी इन पांचों तत्वों की बात करते हैं तो हम पहले स्टार्ट क्या करते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश। इसका साफ साफ सा मतलब ये होता है कि जल से ही वायु उत्पन्न होती है, वायु से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, प्रचंड रूप में पहुंचने के बाद जब अवशेष रूप में शांत होती है, तो वह राख या शेष के रूप में एक स्थूल तत्व के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिस अवशेष को हम पृथ्वी तत्व मानते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे दर्शकों, दोस्तों, कि हमारे पृथ्वी तत्व से ही सारी भूगर्भीय सामग्री या खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हमें मेटल एलिमेंट के रूप में स्पेस में प्राप्त होते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होते हैं मेटल एलिमेंट के रूप में, ये हमें स्पेस एलिमेंट के रूप में डिफाइन करवाते हैं। इस प्रकार से इन पांचों तत्वों को हम परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि हम जल तत्व को नीला रंग मान के चलते हैं, वायु तत्व को हम हरा रंग मान के चलते हैं, अग्नि तत्व को हम लाल रंग मान के चलते हैं। आकृति को तो मैंने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि इसकी आकृति किस प्रकार की है। अब रंगों को हम परिभाषित कर दें। जल का रंग हमेशा हमें नीले के रूप में परिभाषित होता है, वायु तत्व का रंग हमेशा हमें हरे रंग के रूप में परिभाषित होता है, अग्नि तत्व का रंग हमें हमेशा लाल रंग के रूप में परिभाषित होता है, पृथ्वी तत्व का रंग हमें हमेशा पीले रंग के रूप में परिभाषित होता है। सेम अगला जो तत्व है आकाश तत्व, इसे हम सफ़ेद, सिल्वर अथवा ग्रे के रूप में, ग्रे रंग के रूप में भी परिभाषित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जल तत्व का रंग नीला, तो वायु तत्व का रंग हरा भी होता है। इसे हम भूरे रंग के रूप में भी हम वायु तत्व को परिभाषित करते हैं, क्योंकि जल तत्व से ही वायु तत्व का निर्माण होता है। कैसे? यदि पृथ्वी में जल गिरा तो वनस्पतियाँ उगाती है, और वनस्पति को आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, और जब वही वनस्पति पेड़ों के रूप में बड़ी शाखाओं के रूप में जब पृथ्वी में विशाल रूप ले लेती हैं, तो उनका जो तना होता है, उनका जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, पत्तियों को छोड़ करके शाख और डाल वाला जो हिस्सा होता है, वह भूरे रंग का होता है। अतः हम वायु तत्व को भूरे रंग और हरे रंग दोनों ही रंगों से परिभाषित करते हैं। अब आपने जब देखा होगा कि जल तत्व के कारण ही वनस्पतियाँ पैदा होती है, और वनस्पतियों से ही हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन या वायु का प्रवाह होता है, तो जल से ही वायु तत्व का निर्माण होता है। मतलब उत्तर दिशा ही पूरब दिशा का जनक है, मतलब उत्तर दिशा ही पूरब दिशा का क्रिएटर एलिमेंट है।
अब हम अगले तत्व में चलते हैं कि जब हमें भरपूर मात्रा में लकड़ियाँ, सूखे रूप में वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन वायु प्राप्त होती है, तो यही वायु और यही लकड़ी जल करके फायर एलिमेंट को क्रिएट करती है, मतलब अग्नि तत्व को क्रिएट करती है। बहुत बड़ा काष्ठ का भंडार हो और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, हवा हो, तो आप देखिएगा कि उसमें एक चिंगारी ही लकड़ी की भभक को देने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब आग को जलने के लिए लकड़ी की और वायु की आवश्यकता होती है, जो कि हमें वायु तत्व से मिल जाता है। अतः हम यह कहेंगे कि वायु तत्व से ही अग्नि तत्व का निर्माण होता है। मतलब वायु तत्व अग्नि तत्व का क्रिएटर एलिमेंट कहलाएगा। इसमें हम क्या कहेंगे? वायु तत्व को अग्नि तत्व का क्रिएटर एलिमेंट। इस अग्नि तत्व को यही वायु तत्व निर्माण करता है। जब ये अग्नि तत्व प्रचंड अवस्था में आने के बाद जल करके जब प्रचंड अवस्था ले चुकी होती है और जब ये शांत अवस्था में आती है, तो जो अवशेष बचता है उसे हम राख कहते हैं। अवशेष अवस्था में जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम राख कहते हैं, और यही राख हमारे पृथ्वी पिंड के रूप में हमें प्राप्त होती है। जो हमारे भूमंडल का, वास्तु क्षेत्र का जो चौथा एलिमेंट है पृथ्वी तत्व, हमें इसी रूप में प्राप्त होता है। इसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। पृथ्वी तत्व की जब हम खुदाई करते हैं, आपने देखा होगा मित्रों, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, मैंगनीज खदान, अयस्क खदन का जो कार्य करते हैं, वो सारे लौह अयस्क या खनिज पदार्थ हमारे माइनिंग क्षेत्र में पृथ्वी के कोर लेयर से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी तत्व के भूगर्भ में, पृथ्वी तत्व के अंदर में जितने भी खनिज पदार्थ अयस्क गड़े हुए हैं, उन्हीं से हमें मेटल एलिमेंट प्राप्त होता है, जिसे हम आकाश तत्व भी कहते हैं। ये मेटल एलिमेंट जो सर्कुलर आकृति में मैंने आपको आकाश के रूप में परिभाषित किया था, जो हमारा पांचवा तत्व, इसको हम मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। आकाश तत्व तो ही है, स्काई एलिमेंट तो ही है, साथ में मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। मतलब ये एलिमेंट पृथ्वी तत्व ही आकाश तत्व का जनक है। इसको हम साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं। मैं एक सर्किल यहाँ बना दे रहा हूँ, एक सर्किल यहाँ बना दे रहा हूँ, इससे आपको समझने में बेहतरी हो जाएगी। आपने देखा कि मैंने साइकिल ऑफ क्रिएशन की बात की थी। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होता है? जल से ही वायु बनती है, वायु से ही अग्नि तत्व का निर्माण होता है, और अग्नि तत्व ही क्रिएटर होता है अर्थ एलिमेंट का, और अर्थ एलिमेंट से वापस स्पेस एलिमेंट तैयार हो जाता है। स्पेस एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से प्राप्त होता है। मतलब जितने भी मेटल, खनिज तत्व, लौह अयस्क, आयरन, मेटल, जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। तो आकाश तत्व के निर्माण की भूमिका में पृथ्वी तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम आकाश तत्व को मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, और इसे हम गोलाकृति में क्यों कहते हैं, क्यों परिभाषित करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसे हम कहते हैं मित्रों साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब दोस्तों आपने ये भी जाना होगा कि साइकिल ऑफ क्रिएशन तो है, अगर ये साइकिल ऑफ क्रिएशन को हम साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दे तो क्या विपरीत परिणाम आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जल और अग्नि की कभी मित्रता नहीं होती है। यदि जल तत्व अग्नि तत्व में जाएगा तो अग्नि को वह समाप्त कर देगा, अग्नि को वह ठंडा कर देगा। इसलिए अग्नि और जल आपस में परम शत्रु हैं। तो ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का पहला चक्र है कि जब भी जल अग्नि तत्व में जाएगा तो अग्नि को वह समाप्त कर देगा। इसलिए जल अग्नि का दुश्मन है और अग्नि भी जल की समतुल्य ही दुश्मन मानी जाएगी। ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का पहला चक्र है, जिसमें हम ये मानेंगे कि जल अग्नि से मित्रता नहीं अपितु दुश्मनी का भाव रखता है। यही बात हम अगल करेंगे कि जब भी जल तत्व पृथ्वी तत्व में जाएगा, जल तत्व पृथ्वी तत्व में जाएगा, मतलब आप समझना चाहेंगे कि पृथ्वी तत्व क्या होता है। पृथ्वी तत्व है मिट्टी। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा कि बरसात के समय में थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए तो पृथ्वी तत्व में एक हल्की सी लेयर की कीचड़ की आ जाती है, नमी आ जाती है, जिससे मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में जल उसी पृथ्वी में गिर जाए तो वहाँ पे दलदल की अवस्था भी कई बार पैदा हो जाती है, और दलदल की पकड़ आपने देखा होगा कि कई बार आप जब वाहन चलाते हैं या पैदल चलते हैं तो ठोस जगह पे चल पाना या वाहन चला पाना काफ़ी आसान और सुगम्य होता है। परंतु यदि आप दलदल में या कीचड़ या स्लिपरी
प्लेसेस में यदि आप वाहन चलाने की कोशिश करते हैं अथवा आप पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो आपके गिरने का, आपकी पकड़ ढीली हो जाने की वजह से गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो सेम कंडीशन यही है कि जब भी जल तत्व पृथ्वी तत्व में सामान्य से अधिक मात्रा में चल जाएगा तो पृथ्वी तत्व की पकड़ को वह ढीला कर देता है। यानी जल तत्व एक साथ अग्नि तत्व एवं पृथ्वी तत्व का भी दुश्मन हो गया। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है मित्रों कॉन्सेप्ट। अब आगे हम चलते हैं। जल तत्व के बाद अगला तत्व होता है वायु तत्व। मित्रों, जब भी वायु तत्व का एनिमी एलिमेंट फ्रंट वाला यदि हम पृथ्वी तत्व पे आके हम देखें तो सीधे वायु तत्व से जो एरो आ रहा है ये पृथ्वी तत्व की ओर आ रहा है। तो पृथ्वी तत्व की ओर जब भी ये एरो आता है तो ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि वायु तत्व पृथ्वी तत्व का दुश्मन है। अब मित्रों आप पूछेंगे वो कैसे? आपने देखा होगा मित्रों कि हम जब भी बागवानी में एक नन्हे से बीज को भूमि के अंदर डाल करके पानी सिंचित करते हैं कुछ दिनों तक लगातार, तो उसमें नन्हे से रूप में एक पौधा उगाता है। जब वो पौधा बड़ा रूप धारण करता चला जाता है तो जितना वो ऊपर की ओर बढ़ता है उतना ही उसकी जड़ें नीचे की ओर पृथ्वी की ओर धंसते या समाते हुए चले जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक नन्हे से बीज से निकला हुआ पौधा भी अपने बढ़ने के क्रम में अपनी जड़ों को जमीन के अंदर गड़ाते हुए, पृथ्वी को फाड़ते हुए जमीन की गहराई तक पहुंचकर उतनी ही ऊंचाई आसमान की ओर बढ़ा लेता है। मतलब ये है कि वायु तत्व, पूरब दिशा एवं वुड एलिमेंट जब भी पृथ्वी तत्व में आएगा तो पृथ्वी तत्व का वो फाड़ देने के साथ, उसको चीर देने के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए कभी भी वायु तत्व अथवा एयर एलिमेंट पृथ्वी तत्व का दुश्मन एलिमेंट कहलाता है। ये आपने चक्र समझ लिया कि ये तत्व इस तत्व में जब भी आ जाए, एयर एलिमेंट जब भी अर्थ एलिमेंट में आ जाए तो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको हम कहेंगे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगला तत्व की हम बात करें कि जब भी अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट की ओर जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखा, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये एरो आपका अर्थ एलिमेंट से वाटर एलिमेंट की ओर इंडिकेट कर रहा है। जब भी अर्थ मतलब मिट्टी अगर कुछ मात्रा में अगर जल तत्व में जाएगी तो आपने देखा होगा मित्रों कि पानी मटमैला, दुधिया, भूरा या गंदे रंग का या मटमैले रंग का हो जाता है। कुछ मात्रा में गई हुई मिट्टी से ही पानी की निर्मलता समाप्त हो जाती है, उसकी स्वच्छता समाप्त हो जाती है। यदि हम इसी अधिक मात्रा मिट्टी का प्रयोग पानी को रोकने में हम कर दें तो पानी का प्रवाह भी अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि आप मित्रों आपने देखा होगा कि बड़ी सी बड़ी नदियों में जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी एवं पत्थर जो कि पृथ्वी तत्व की रूपरेखा है उनकी आवश्यकता होती है। उसी से ही हमारे बांधों का निर्माण होता है। तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी तत्व यदि जल तत्व की दिशा में आ जाए, मतलब जल तत्व की स्थान पर पृथ्वी तत्व को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो ये पानी के प्रवाह को रोक देता है। जैसे किसी नदी में हम जलाशय का निर्माण पानी के प्रवाह को रोकने के लिए मिट्टी एवं पत्थर से करते हैं, सेम वही प्रक्रिया के आधार पर जब भी पृथ्वी तत्व जल तत्व में आ जाएगा तो जल तत्व के प्रवाह को रोक देगा। मतलब जल का होता है कार्य प्रवाहित होना, निरंतर प्रतिपल प्रवाहित होना, तो प्रतिपल प्रवाह को रोक देने का काम ही पृथ्वी तत्व का होता है। तो ये एलिमेंट जब भी बहुत अधिक मात्रा में जल तत्व की दिशा में आ जाएगा तो जल तत्व का दुश्मन हो जाएगा। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में पृथ्वी तत्व जल तत्व को नष्ट कर देगा। अगले तत्व की हम बात करते हैं मित्रों कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी तत्व से ही हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। कैसे? आकाश तत्व तो आकाश तत्व है ही है, साथ में हम आकाश तत्व को मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, मेटल धातुएं हैं, हमें पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त होती है, जो पृथ्वी तत्व से प्राप्त होकर के ही स्पेस एलिमेंट का क्रिएशन करती है। तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस स्पेस एलिमेंट से ही सीधा तीर एयर एलिमेंट की ओर जा रहा है। मतलब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में एयर एलिमेंट जब भी मेटल एलिमेंट एयर एलिमेंट के डायरेक्शन में जाएगा तो वायु तत्व को समाप्त कर देगा। मित्रों आप कहेंगे कैसे समाप्त कर देगा? आपको मैंने पूर्व में ही मित्रों बता चुका था कि वायु तत्व क्या होता है, वुड एलिमेंट होता है, लकड़ी तत्व होता है। लकड़ी तत्व ग्रीनरी और वुड एलिमेंट। मेटल जब भी वुड में जाएगी तो वुड को काट देगी। जैसे आपने देखा होगा मित्रों कि एक कुल्हाड़ी है, ये अगर एक लकड़ी के ऊपर चलाई जाए तो इसको ये बीच से काट सकती है, फाड़ सकती है। तो जब भी मेटल एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जब भी वेस्ट दिशा का एलिमेंट
ईस्टर्न दिशा के एलिमेंट में चले जाएगा तो ये मेटल एलिमेंट एयर एलिमेंट को काट देगा। मतलब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट का एनिमी एलिमेंट है। कुल मिलाकर के दोस्तों मैंने आपको यही बताना चाहा सारगर्भित तौर पे कि जल तत्व ही वायु तत्व का पिता है, वायु तत्व ही अग्नि तत्व का पिता है, अग्नि तत्व ही पृथ्वी तत्व का पिता है एवं पृथ्वी तत्व ही आकाश तत्व का पिता है। आकाश तत्व पुनः फिर जल तत्व का पिता है। जल वर्षा पृथ्वी में हरियाली उगाई, हरियाली से पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पैदा हुई, वायु तत्व का जन्म हुआ, वायु तत्व एवं हरियाली से सूखी लकड़ियों से हमें अग्नि की प्राप्ति हुई। इस अग्नि के बहुत प्रचंड अवस्था में जल जाने के बाद जो बचा हुआ अवशेष राख के रूप में हमें पृथ्वी तत्व के रूप में मिला। इसी पृथ्वी तत्व की खुदाई से हमें लौह अयस्क कीमती धातुएं प्राप्त हुई, जिससे आकाश तत्व का निर्माण हुआ। और आकाश तत्व दूसरे रूप में हमें स्काई में एक सिलेंड्रिकल या गोलाकार आकृति में हमें चहुं और चारों दिशा में दिखाई देता है। जब पृथ्वी में जो नमी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जब वापस आसमान में पहुंच जाती है तो आकाश में मेघ उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं मेघों से वापस जल की वर्षा हो जाती है तो पुनः जल तत्व का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश तत्व की जो परिपाटी है ये साइकिल ऑफ क्रिएशन की परिपाटी में कहलाती है। और जल से फायर और जल से अर्थ ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एयर से अर्थ साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेटल स्पेस से एयर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, अर्थ से वाटर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और एक और मैंने एलिमेंट आपको साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में बताना भूल गया था, मैं आपको पुनः फिर से क्लियर कर दूं कि जब भी फायर एलिमेंट का भी एनिमी एलिमेंट स्पेस एलिमेंट होता है। आपने देखा होगा कि फायर को जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन या वायु की आवश्यकता होती है, परंतु कभी कभी आपने महसूस किया है कि वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ हवा का अंश मात्र भी ना हो, जहाँ वायु का अंश मात्र भी ना हो, ऑक्सीजन का अंश मात्र भी ना हो, क्या वहाँ पर फायर जल सकती है? नहीं। या यूँ हम समझ सकते हैं कि जब भी अग्नि को हम स्पेस में, अंतरिक्ष में जलाने की कोशिश करेंगे तो अग्नि वहाँ पे प्रज्वलित नहीं होगी। मतलब ये है कि स्पेस और अग्नि एलिमेंट आपस में साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की थ्योरी में आते हैं। मतलब स्पेस में अग्नि नहीं जल पाएगी। या दूसरी परिभाषा में हम इसको यूँ कहना चाहें कि जब भी अग्नि तत्व मेटल एलिमेंट के नीचे या मेटल एलिमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रचंड अग्नि का प्रयोग करें तो बड़ी से बड़ी मेटल को भी अग्नि पिघलाने का काम करती है। इससे साफ साफ तौर पे निश्चित हो जाता है कि अग्नि तत्व बड़ी से बड़ी धातु, बड़ी से बड़ी हाई टेम्परेचर में पिघलने वाली धातुओं को भी एक निश्चित तापमान के दौरान पिघलाने के लिए सक्षम होती है। तो अग्नि तत्व भी कुल मिलाकर के स्पेस एलिमेंट अथवा मेटल एलिमेंट की एनिमी एलिमेंट होती है। तो आपने देखा मित्रों कि यहाँ पे मैंने साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डायरेक्ट जो एरोज बने हैं, जिग जैग एरोज जो बने, इससे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की थ्योरी को मैंने समझाने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया हो। किसी प्रकार के कोई डाउट्स और कोई कंप्लेंट्स हो या कुछ चीज़ें अनक्लियर हो तो आप मुझसे मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे नंबर पर या मुझे मेल पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।